हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 18 साउंड एंड कम्युनिकेशन का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to read section 18.5, which is Nature, Measure, and Quality of Sound. So let's begin. Sound level is measured in units of decibel or dB. Here, deci means 1/10 and bell is the level of sound. The term bell is after the name of inventor of telephone, Alexander Graham Bell. Actually, it's a unit which compares the level of power of two sources. Two power levels P1 and P2 are known to differ by n decibel. If n equal to 10, log 10 P2 by P1. Here, log 10 means log with 10 and not E as base. Here, P2 is the sound which is measured by P1 is the reference. Normally, the reference is a sound which is just audible for average human ears. The whisper is about 30 decibel. The normal conversation is about 65 decibels while a jet plane taking off makes a noise of about 150 decibel. Beyond 85 decibels, sound is damaging and can lead to temporary loss of hearing. Prolonged exposure to noise can cause permanent hearing loss. We must be careful not to cause noise even when it means celebration for us. So it is not advisable to play band in a marriage procession, barat, near hospitals where patients can suffer because of noise. Noise raises the blood pressure and causes anxiety. Even if we don't realize constant noise causes tension, crackers during festivals are also harmful as they not only pollute air but also create noise. तो हम लोग साउंड के लेवल को एक यूनिट से मेजर करते हैं, वो यूनिट डेसिबल है। डेसिबल को हम लोग डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी का मतलब होता है 1/10 एंड बेल का मतलब होता है लेवल ऑफ साउंड। जो टर्म बेल है वो इन्वेंटर जो टेलीफोन के थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उनके नाम के उनके सम्मान में दिया गया है। एक्चुअली एक यूनिट है जिसे हम लोग कंपेयर करते हैं टू सोर्सेस के पावर के लेवल को। ये दोनों पावर लेवल से P1 एंड P2 और ये दोनों बस n डेसिबल से एक दूसरे से डिफर है। लॉग 10 का मतलब होता है लॉग विथ 10 और P2 है जो कि साउंड को हम लोग मेजर कर रहे हैं और जो P1 है वो एक रेफरेंस का काम कर रहा है। नॉर्मली रेफरेंस एक साउंड का जिसे हम लोग जस्ट ऑडिबल मानते हैं। जो एवरेज ह्यूमन ईयर से वो 30 डेसिबल तक के विस्पर को सुन सकता है। फुसफुसाहट की आवाज अगर 30 डेसिबल पे होती है तो एक एवरेज ह्यूमन ईयर्स उस फुसफुसाहट की आवाज को सुन सकता है। और जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है किसी भी लोग के बीच में वो 65 डेसिबल्स का होता है। जबकि जो जेट प्लेन है वो जब टेक ऑफ करता है तो वो 150 डेसिबल तक के नॉइज को प्रोड्यूस करता है। 85 डेसिबल्स के आगे जो भी साउंड होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो हमें डैमेज कर सकता है। हमारे टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग मीन्स हम लोग को जो सुनने का क्षमता होती है हम लोग में उससे वो टेम्पररी लॉस कर सकता है। और हम लोग ज़्यादा देर तक इस आवाज में रहे तो हमारे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, मीन्स हम लोग बहरे हो सकते हैं। हम लोग को इसके प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। और जब भी हम लोग को कोई सेलिब्रेशन का भी हम लोग को मौका मिलता है तो हम लोग को ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग को सलाह दिया जाता है कि जब बैंड जो बजता है तो हॉस्पिटल के सामने बारात में बैंड को नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट वहाँ पे हॉस्पिटल में वो सफ़र कर सकते हैं नॉइस की वजह से, उन्हें परेशानी हो सकती है। नॉइस के कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और भी बहुत सारे नॉइस के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इवन हम लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हैं। हम लोग नॉइस के कारण
हम लोगों को टेंशन भी हो सकता है। जब हम लोग को फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हम लोग क्रैकर्स बर्न करते हैं, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है बिकॉज ये नॉइस क्रिएट करता है एंड हमारे एयर को भी पॉल्यूट करता है। डू यू नो, considering the effect of sound on human health, it becomes necessary to develop an instrument to measure loudness of sound. The decibel meter makes use of a special crystal called piezoelectrical crystal. This has a quality that, when subjected to pressure, it generates electrical voltage. In a decibel meter, a combination of a mic and piezoelectric crystal is used. Sound causes the diaphragm to vibrate and press the crystal, and an electrical voltage generated is measured, giving an idea of the sound level. This voltage can be converted into digits using calibration and displayed. Thus, one can estimate noise from firecrackers, vehicles, and machines and monitor so that people are not exposed to noise above certain levels. The fact is that even music played at a very high level can cause deafness if done for a long time. तो हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ को लेकर कंसिडर करेंगे तो जो इफेक्ट है साउंड का उसके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। ये हम लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करें कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड को मेजर कर सके। डेसिबल मीटर को में एक स्पेशल क्रिस्टल होता है जिसे हम लोग पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। इसके पास क्वालिटी होता है कि जब ये इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को। जो डेसिबल मीटर होता है वो कॉम्बिनेशन है माइक और पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का जिसमें यूज किया जाता है। साउंड के कारण जो डायफ्राम होता है वो जब वाइब्रेट करता है तो हम लोग क्रिस्टल को प्रेस करता है और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होता है जिससे हम लोग को साउंड लेवल को मेजर करने का एक आइडिया मिल जाता है। ये जो वोल्टेज है इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिट्स में। इसमें कैलिब्रेशन और डिस्प्लेड रहता है। हम लोग इसको एस्टिमेट कर सकते हैं नॉइस को फायर क्रैकर से, व्हीकल की आवाज़ से, मशीन और जितने भी हम लोग मॉनिटर पे हम लोग इस चीज़ को एक्सपोज कर सकते हैं कि जो नॉइज है वो सर्टेन लेवल से कितना ऊपर गया और हम लोग के लिए कितना हार्मफुल है। तो एक फैक्ट और है कि हम लोग जब म्यूजिक भी प्ले करते हैं तो जब बहुत ही हाई लेवल पे इसको हम लोग प्ले करते हैं तो वो भी हमारे बहरेपन का कारण बन सकता है। जब हम लोग जैसे कि डीजे वगैरह बज रहा है बहुत लॉन्ग टाइम तक हम लोग उसके कांटेक्ट में, तो हम लोग बहरे हो सकते हैं। क्लब हम लोग जाते हैं, क्लब में पार्टी करते हैं तो उस टाइम भी जब म्यूजिक प्ले किया जाता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए और हाई लेवल पे प्ले किया जाता है, तो ये भी एक डीफनेस का कारण बन सकता है। Different sources sound different. We should not confuse between loudness and pitch. Sound from a metallic tumbler or heated with a metallic spoon is higher in pitch than sound from a pitcher when hit with a wooden stick. The voice of females is generally higher in frequency than male voice. However, we should also know that voice is not just one frequency, it is a mix of many frequencies, some of which are multiples called harmonics of the same frequency called fundamental note for the person. तो जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड का प्रोडक्शन होता है। हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए लाउडनेस और पिच के बीच में। हम लोग जब मेटालिक टम्बलर पे हिट करेंगे मेटालिक स्पून से तो उसका पिच हायर होगा जब हम उसी साउंड को हम लोग वुडन स्टिक से प्रोड्यूस करेंगे। जो वॉइस होता है फीमेल्स का वो जनरली हाई फ्रिक्वेंसी में होता है मेल के वॉइस के कंपैरिजन में। लेकिन हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि जो वॉइस है सिर्फ वन फ्रिक्वेंसी से वो नहीं होता है बना हुआ था, वो मिक्स होता है बहुत सारी फ्रिक्वेंसी से और कुछ मल्टीपल्स फ्रिक्वेंसी से बने हुए होते हैं जिसे हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। और इसके कारण जो सेम फ्रिक्वेंसी है उसे हम लोग फंडामेंटल नोट बोलते हैं। किसी भी पर्सन के लिए वो फंडामेंटल नोट है। नाउ दैट वी नो दैट relationship between wavelength and frequency, we can appreciate why a flute produces a higher pitch, smaller wavelength, larger frequency. When all holes are open, when all holes are closed, it produces the largest wavelength. Actually, the clue lies in relationship V is directly proportional to 1 by lambda, and by blowing harder we can produce louder notes. तो हम लोग ये जान गए कि हम लोग को रिलेशनशिप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जब हम लोग एक बांसुरी बजाते हैं तो एक हायर पिच
प्रोड्यूस करता है। स्मॉलर वेवलेंथ उसका रहता है और जो उसका फ्रिक्वेंसी होता है वो लार्जर होता है। जब जो बांसुरी है उसका सारा होल्स ओपन होगा तो उसमें जो फ्लूट है वो हाई साउंड प्रोड्यूस करेगा, हाई पिच का। लेकिन जब उसका जितने भी होल्स है उसको क्लोज कर दिया जाए तो वो लार्जेस्ट वेवलेंथ को प्रोड्यूस करेगा। और ये एक रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है जो कि है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। और हम लोग जो भी ब्लो करते हैं उस फ्लूट को, वो हार्डर नोट एंड लाउडर नोट्स को प्रोड्यूस करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्टिविटी 18.2। You can do a simple experiment to understand the relationship between the pitch of a sound and the wavelength. This will help us to understand difference in sound from a dhol and tabla, as well as from a small and a long string. The smaller one will produce a higher frequency. तो आप लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं कि जो पिच है और साउंड है और वेवलेंथ है उसके बीच का रिलेशन कैसा है। और ये डिफरेंस भी समझने में हमारी मदद करेगा कि जो साउंड ढोल से प्रोड्यूस होता है या फिर जो तबला से प्रोड्यूस होता है या फिर स्मॉल और लॉन्ग स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस है। जो स्मॉलर हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो हायर फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा। Take a hollow, preferably metallic box, such as of toffees or sweets. If unavailable, you may use a plywood or cardboard box. Take three pieces of metallic strings, wire available from a musical instrument shop or get from a hardware shop. Nails or nuts and bolts also available from the hardware shop. अब आपको एक हॉलो प्रेफरेबली मेटेलिक बॉक्स लेना होगा। वो टॉफी या मिठाई का हो सकता है। अगर ये सब अनअवेलेबल है तो आप एक प्लाईबोर्ड या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं। और फिर थ्री पीसेस ऑफ मेटालिक स्ट्रिंग्स वायर लें जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं या फिर किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। और नेल्स और नट्स और बोल्स भी चाहिए जो कि हार्डवेयर की शॉप पे ही अवेलेबल होगा। The nails or bolts have to be fixed on the box. Hammer the nails to fix them on the box board using adhesive if needed. Alternatively, drill holes in the board or top of the box and using nuts fix bolts as three sets of two each. As shown in the diagram, the distance between nails in the sets should be different. For instance, if the two nails bolts are spaced by 10 centimeters, make it 20 and 30 centimeters in the other sets. Now, metallic string should be stretched one each between two nails bolts in each of the three sets. If you pluck the string, you can hear some sound. For each length of string, the sound will be different. The shorter string will produce higher frequency. अब जो नेल और बोल्ट्स आपने लिया उसे आप बॉक्स पे फिक्स कीजिए। उसे हैमर से उस नेल को फिक्स कर सकते हैं बॉक्स और बोर्ड पे, या फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आप किसी भी एडहेसिव या फिर फेविकॉल गम इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप इसको और एक और तरीके से फिक्स कर सकते हैं। आप उसमें होल्स को ड्रिल करें बोर्ड में और इसमें नट्स को यूज़ करें, जिससे आप जो थ्री सेट्स के थ्री सेट्स आपको बोल्ट को फिक्स करना है उसमें, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। और जो डिस्टेंस होना चाहिए नेल्स का सेट में वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो नेल्स बोल्स को स्पेस्ड किया है 30 सेंटीमीटर्स में, तो और जो आप लोग दो अलग सेट लगाने में तो वो 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे होना चाहिए। अब जो मेटालिक स्ट्रिंग्स है उसको स्ट्रेच कीजिए दोनों नेल के बीच से तीनों सेट में। अगर आप उस स्ट्रिंग को प्लग कीजिएगा तो आप अलग अलग आप साउंड को सुनिएगा और जितने भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उनके साउंड डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे। और जो शॉर्टर स्ट्रिंग है वो हायर फ्रिक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करेगा। Invite your group of friends for a show of this homemade instrument. All of you can observe that when you plug the strings, the pitch of each of the three strings is different. The longer string will allow a longer wavelength to be set up and hence have the shorter frequency. Remember that higher wavelength means the lower frequency for the same velocity. This is also the principle on which sitar and other musical instruments work. The frequency also depends on the tension in the string which is vibrating. This may be verified with a simple experiment. You may vary the tension in the strings by rotating the bolts or slightly bending the baseboard if it's flexible. It may be also achieved by passing the string over a metallic base.
while one end remains fixed to nail or bolt, and suspending different weights from the other end of the string one by one. You may also fill water in similar glass or steel tumblers, but to different levels. When you strike them with spoon, the sounds in them will be different in pitch. The pitch or the frequency will be higher where the air pipe is shorter, water level is higher. The wavelength of the sound produced will be proportional to the air column length. Which of the two in a set of two tablas generates higher frequency? Is it the one with smaller diaphragm or bigger? A bigger diaphragm allows bigger wavelength to be set up. अब अपने फ्रेंड के ग्रुप को इनवाइट कीजिए और अपने बनाए हुए होममेड इंस्ट्रूमेंट को उन्हें शो कीजिए। और आप लोग से मिलकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप उस स्ट्रिंग को प्लग कीजिएगा तो जो पिच है अलग अलग तीनों स्ट्रिंग से अलग अलग पिच साउंड प्रोड्यूस होंगे। जो लॉन्गर स्ट्रिंग है वो लॉन्गर वेवलेंथ को प्रोड्यूस करेगा और शॉर्टर फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा। यह याद रखिए कि जो हायर वेवलेंथ है इसका मतलब होता है कि लोअर फ्रिक्वेंसी फॉर द सेम वेलोसिटी। और ये जो प्रिंसिपल है यही एक प्रिंसिपल है जिसपे सितार या फिर जो अदर अदर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करते हैं टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग पे जो कि वाइब्रेट करता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो साउंड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन। तो हमने इसे वेरीफाइड की बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से। आप लोगों ने देखा कि जो टेंशन अलग स्ट्रिंग का अलग अलग टेंशन से हम लोग जब रोटेट किए बोर्ड्स को या फिर स्लाइटली बेंड किए तो जो बेस बोर्ड था वो फ्लेक्सिबल हो गया। और हम लोगों ने इसे अचीव किया कि जो स्ट्रिंग है मेटालिक बेस का उसे हम लोग ने सस्पेंड कर दिया डिफरेंट वेट्स पे, और जिसका अदर एंड स्ट्रिंग का उसे हम लोगों ने वन बाय वन पुल किया। अगर आप लोग सिमिलर ग्लास में या फिर स्टील टम्बलर्स में डिफरेंट लेवल्स में पानी को फिल करो और आप लोग इसे स्पून से स्ट्राइक करेंगे तो अलग अलग साउंड का प्रोडक्शन होगा, उनमें डिफरेंट पिच का प्रोड्यूस होगा। और जो पिच या फिर फ्रिक्वेंसी वो हायर होगा जब एयर पाइप शॉर्टर होगा तब। और इसमें वाटर लेवल का हाई होना जरूरी है। और जो वेवलेंथ है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा प्रोपोर्शनल टू एयर कॉलम लेंथ। मीन जो उसमें एयर कॉलम लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा साउंड प्रोडक्शन। इसमें दो सेट और दो तबला जनरेट करेगा हायर फ्रिक्वेंसीज। स्मॉलर डायफ्राग्म है या बिगर, कौन सा डायफ्राग्म है जो हायर फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस करने वाला। जो बिगर डायफ्राग्म है वो बिगर वेवलेंथ को सेटअप करेगा। नाउ हियर इज द फिगर विच शोज graphical representation of changes in sound pressure with time in musical and noisy sound. Music is a set of sound that is pleasing to hear and is not random. It refers to the quality of sounds as well as the tune. Noise is random and irritates, while music has periodicity whether in beats or rhythm. For instance, in a song, you would notice that the same tune is repeated after a certain period. After a stanza, the singer comes back to the same tune, combination of notes. If we plot sound pressure with time, we would notice that it is sweet if it changes in a regular fashion. Noise, in contrast, changes in an irregular fashion and irritates. Sound is evaluated by musicians in three terms: quality, pitch, and loudness. Two sounds may have the same loudness, may be at the same pitch, but can still have different quality, timbre. That is how we can distinguish the sounds from sitar and guitar even when the loudness and the pitch are the same. तो म्यूजिक एक साउंड का ऐसा सेट है जो कि हमारे कानों को प्लीज करता है और हमें खुशियां प्रदान करता है। ये क्वालिटी है साउंड का और ट्यून का। नॉइज रैंडम होता है और हमें इरिटेट करता है, जबकि जो म्यूजिक है वो पीरियोडिकली वो बीट और रिथम पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग में आपने नोटिस किया होगा कि जब एक म्यूजिशियन या फिर जो एक सिंगर है वो सेम ट्यून को रिपीट करते हैं सर्टेन पीरियड के बाद, अगर वो एक स्टैंजा को सिंग करे वो गा रहे हैं तो जो सिंगर है वो फिर से सेम ट्यून पे वापस आते हैं जो कि नोट्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स होता है। अगर हम लोग इस साउंड को प्लॉट करें तो उसमें जो प्रेजर है टाइम के साथ, तो हम लोग देखेंगे कि ये जब इसमें रिथम बदलता है या फिर जो इसके बीट से वो चेंज होते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और वो रेगुलर फैशन में चेंज होते हैं। लेकिन साउंड जो हमारा सॉन्ग है उसके मुकाबले में जो नॉइज है वो इरेगुलर फैशन में चेंज होता है और वो हम लोग को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है। तो जो साउंड इवेलुएट किए जाते हैं पोजीशन के
अकॉर्डिंग तो वो 3 टर्म्स में किया जाता है, क्वालिटी, पिच एंड लाउडनेस। दो साउंड के पास सेम लाउडनेस होगा, सेम पिच होगा, लेकिन वो उनका जो क्वालिटी होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग इस साउंड को जो प्रोड्यूस होता है सितार या गिटार से, उसके लाउडनेस और पिच को हम लोग सेम टाइप पे डिस्टिंगाइज करने में एबल होते हैं। नाउ एक्टिविटी 18.3, take a flute and close all the 6 holes of the flute with your fingers. Don't use the smallest fingers. Blow into the flute and hear the sound. Now keeping the same positions of the finger, that is keeping all the holes closed. Blow harder. You would hear a louder sound. If you blow intermittently, the sound you hear may be unpleasant, but when you blow continuously, you can hear a pleasant sound. एक बांसुरी लीजिए, उसके जो उसमें 6 होल्स होते हैं उन 6 को क्लोज कर दीजिए। उसमें जो आपका लिटिल फिंगर है, जो सबसे छोटा फिंगर, उसको यूज नहीं करना है। अब फ्लूट को ब्लो करना है, फूकना और उसके साउंड को हियर करना है। अब आप सेम पोजीशंस रखिए फिंगर्स का, मीन्स अरे होल्स को क्लोज रखिए और उसे जोर से ब्लो कीजिए। आप जो भी साउंड सुनिएगा बहुत ही ज्यादा लाउडर होगा। अगर आप इस तरह से इसको बिना डिस्टर्बली के बजाते रहिएगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो अनप्लीजेंट होगा, वो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। बट आप उसे अगर कंटिन्यूअसली बजाते रहिएगा तो उससे प्लीजेंट साउंड का प्रोडक्शन होगा। इन इंडिया वी सी मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट, बांसुरी, सितार, सरोद, तबला, ड्रम, घटम, pitcher, and even some Western instruments like guitar, piano, and harmonium are quite popular. Some are string instruments where sound is produced by plucking a string and setting it to vibrate, such as tanpura, sitar, and ektara. Some like tabla and dholak are percussion instrument where a membrane is made to vibrate by stringing with hand or a stick. Then we also have flute and trumpet where we blow air into a pipe to produce sound. हम लोगों ने अपने भारत में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, जैसे कि बांसुरी, जिसे फ्लूट भी बोला जाता है, सितार, सरोद, तबला, ड्रम, घटन, पिचर, ठीक है। और कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी है जैसे कि गिटार, पियानो, हारमोनियम, ये पॉपुलर है। और कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें जो साउंड का प्रोडक्शन होता है, हम लोग जब उसके स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वो सेट होता है वाइब्रेट करने में, जैसे कि तानपुरा हो गया, सितार या फिर एक तारा। कुछ अलग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी है जैसे कि तबला और ढोलक, इसके जो मेम्ब्रेन हो वो वाइब्रेट करने के लिए बने होते हैं। हम लोग उसे हैंड से वाइब्रेट करवा सकते हैं, उससे स्ट्राइक करके या फिर एक स्टिक की हेल्प से। और हम लोग के पास कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे हम लोग ब्लो करते हैं तो वो साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि फ्लूट और ट्रम्पेट। Do you know? Flute is believed to be the oldest musical instrument. A flute made with bone from a virtuous wing was found in Ulm, southwest Germany in 2008. It had only 5 holes, while modern flutes have 6 or more. It was dated to be about 35,000 years old. तो यह विश्वास किया जाता है कि जो बांसुरी सबसे ज्यादा ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो फ्लूट है वो बल्चेस के विंग से बना हुआ था और ये अल में पाया गया था साउथ वेस्टर्न जर्मनी 2008 में। और इसके सिर्फ 5 होल्स थे, लेकिन जो हमारे मॉडर्न फ्लूट्स है उसके 6 और उससे ज्यादा होल्स होते हैं और ये 35,000 साल पुराना है। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 18.3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट Section 18.6, which is uses of different kinds of waves in communication devices, sonar and radar. Sonar is a technique that makes use of this property of sound. Sonar stands for sound navigation and ranging. This works on the principle of echo of transmitted sound waves from objects. For instance, if you hit a wall in front with a tennis ball, the ball will bounce back to you. But if the ball is removed, the ball will not come back to you. Thus, even with eyes closed, you have a way of knowing whether there is an object or a rebounding surface in front. Sonar works in the same fashion. सोनार एक ऐसा टेक्निक है जो कि साउंड के प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, और ये वर्क करता है इको प्रिंसिपल पे। मीन्स जो आपका किसी भी साउंड है वो जब गूंजता है तो उसके प्रिंसिपल पे ये हमारा सोनार वर्क करता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड वेव्स ट्रांसमिट हुआ तो उसके जो इको प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें उस प्रिंसिपल पे हमारा सोनार वर्क करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप
एक दीवार पे टेनिस बॉल को हिट करते हैं तो जो बॉल है वो आपके पास वापस आएगा। लेकिन जब उस दीवार को ही रिमूव कर दिया जाए तो बॉल है वो आगे बढ़ जाएगा, वो वापस आप तक नहीं आ पाएगा। तो आप अगर आंख बंद भी कर ले तो आप इसके तरीके को काम करने के लिए जान गए हैं कि कैसे एक ऑब्जेक्ट है वो रिबाउंड होता है सरफेस पे, अगर वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो रिबाउंड होगा या नहीं। इसी तरह से जो सोनार है वो भी वर्क करता है सेम फैशन में। Use of sound waves to detect objects is based on the above simple example. The advantage of using sonar wave over electromagnetic waves is that electromagnetic waves lose energy fast in the ocean water because water can conduct electricity. In contrast, sonar waves can travel farther in water. तो जो साउंड वेव से हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं और वो सिंपल अब एग्जाम्पल पे बेस्ड है। जो एडवांटेज है सोनार वेव का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वर्क करते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो एनर्जी को लूज करता है और ओशियन में भी, ओशन के वाटर में भी, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इसके मुकाबले जो सोनार वेव से वो पानी में बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है। Figure 18.7 shows that working of sonar. The continuous lines are used for transmitted sonar waves and the dashed lines are used for reflected sonar waves. तो इस फिगर में दो लाइंस दिख रहा है कर्व शेप में, एक कंटिन्यूअस है और एक डैश लाइन्स है। जो कंटिन्यूअस लाइन्स है वो शो कर रहा है ट्रांसमिटेड सोनार वेव्स को और जो डैश लाइन्स है वो दिखाया गया है रिफ्लेक्टेड सोनार वेव्स को। There can be two types of sonar setups. One is passive and other active. In passive sonar, one detects sound waves that are present around. Leonardo da Vinci did it as early as 1490 AD. He dipped a pipe in water and placed his ear next to the end, which was out of water. He used this to detect the waves generated by ships. Today, the techniques are far more sophisticated. Sonar became a topic of very serious studies during the World War II as detection of movements of ships and submarines assumed significance. सोनार सेटअप्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक पैसिव सोनार और दूसरा एक्टिव। पैसिव सोनार में हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, जो साउंड वेव्स है वो हमारे चारों प्रेजेंट होता है। और जो लियोनार्डो दा विंसी थे उन्होंने 1490 एडी में इस चीज को डिटेक्ट किया था। उन्होंने एक पाइप को वाटर में डिप किया और अपने ईयर को उससे लगाया तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि जो वेव्स जनरेट हो रहा है वो किस तरह से होता है। तो उन्होंने इस चीज को, वेव्स को जनरेट जो शिप्स के द्वारा किया जा रहा था वेव्स को जनरेट, उसको उन्होंने डिटेक्ट किया। आज हम लोग इस टेक्निक्स को इजीली पढ़ पा रहे हैं। जो सुनार है वो एक टॉपिक बहुत ही हमारे वेरी सीरियस टॉपिक बन गया था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, क्योंकि हम लोग उस टाइम शिप्स और सबमरीन्स के मूवमेंट को डिटेक्शन करना था। डू यू नो, हैव यू एवर been to a valley and shouted or clapped to hear echo or echoes of your voice or of clapping sound? The echo comes from the hills. It's a reflection of your voice or of the sound produced by you, even in a very close hall or between two fairly distant walls or building. One can hear echo. When the reflection is from a far away object, we can distinguish it as an echo. But if the reflection is from a close by object, it is perceived by mind to be a part of the original sound. The reason most of the people find their voice so pleasing to hear in the bathroom is that there the echo comes quite early, such that it is joined to the original sound. We can discern a sound in time if it is separated by more than zero point 0.1 second. A bathroom is usually too small and the reflected sound comes back well within zero point 0.1 second. तो क्या आप कभी किसी वैली में गए हैं और वहां पे आपने चिल्लाया हो या फिर ताली बजाया हो, आपने उसकी गूंज को सुना हो, जो आपने चिल्लाया हो अपने वॉइस को या फिर जो आपने क्लैप किया हो। तो ये जो इको है वो हिल्स से वापस आता है, ये एक रिफ्लेक्शन है आपकी वॉइस का जो आपने साउंड को प्रोड्यूस किया था। इवन बहुत ही बड़े हॉल में आप चले जाओ या फिर जहाँ पे जो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग एक दूसरे से बहुत दूर है या फिर जो दीवार है वो एक दूसरे से दूर है, तो आप वहां पे चिल्लाओगे या फिर कोई भी आवाज करोगे तो आप अपनी साउंड का इको, अपनी साउंड के गूंज को सुनोगे। जब ये जो रिफ्लेक्शन है वो फार अवे ऑब्जेक्ट से आता है, हम लोग एक इको को इजिली डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। अगर जो रिफ्लेक्शन है अगर क्लोज ऑब्जेक्ट से आता है तो वो हमारे माइंड को, ओरिजिनल साउंड को हम तक पहुंचाता है। इसलिए ये रीजन है कि जो पीपल अपने, जो लोग
अपने बाथरूम में गाते हैं या फिर कोई साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारा गूंज है वो हम लोग के पास तुरंत पहुंच जाता है, ओरिजिनल साउंड से वो तुरंत ज्वाइन कर लेता है। और ये जो टाइम है जिसमें इको हम लोग तक आता है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, जिससे ये हमारे लिए प्लीजिंग साउंड हो सके। और जो बाथरूम है अजवाली बहुत ही छोटा होता है और वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हम लोग के पास 0.1 सेकेंड में पहुंच जाता है। नाउ active sonar is very important. It has two major components: a transmitter consisting of a single generated power amplifier and a transducer, a detector which may be a single detector or an array of several detectors. जो एक्टिव सोनार है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो जो ट्रांसमीटर है वो कंसिस्ट किया है सिग्नल जनरेटर को और इसमें पावर एम्पलीफायर होना चाहिए और एक ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज जो डिटेक्टर है वो उसमें एक सिंगल डिटेक्टर होना चाहिए, उसमें एरे ऑफ सेवरल डिटेक्टर्स होना चाहिए। So one has to ensure that the signal is sent as a narrow beam. If not, then the reflections will be coming from many directions and will be confusing. Theoretically, the distance traveled by the wave is twice the distance between the transmitter or detector and the target to be detected. So, if velocity of the sound in water is v, then distance of the object d equal to 1 by 2 into v into t. तो जो भी सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है तो एक को इंश्योर होना चाहिए कि वो सिग्नल किस डायरेक्शन से आ रहा है। अगर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हम लोग के पास अलग अलग डायरेक्शन से आएगा तो वो हम लोग को कंफ्यूज कर देगा। थियोरेटिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वेव के साथ तो वो दोगुना होता है जो डिस्टेंस हम लोग ट्रांसमीटर या डिटेक्टर से यूज करते हैं। और टारगेटेड जो हम लोग का डिटेक्टेड है हम लोग का पॉइंट है उस तक हम लोग टारगेट करते हैं। इफ वेलोसिटी अगर साउंड का वाटर का भी होगा तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, d इक्वल टू 1 by 2 into v into t, where t is the time lapse between transmission and detection of sonic signal। तो t जो यहाँ पे वो टाइम लेस है between transmission and detection of sonic signal। The wave may be reflected from surface or bottom of the sea, ships, whales, or other animals, submarines, and other objects. The whole thing looks very simple, but in practice, there are several other factors to be considered. For instance, the velocity of sound in a medium depends on the density and bulk modulus of the medium. तो ये जो वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है सरफेस पे बॉटम ऑफ द सी शिप्स वेल्स और अदर एनिमल सबमरीन्स और अदर ऑब्जेक्ट से, ये जो होल थिंग है हम लोग को बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये हमारे लिए बहुत ही अदर फैक्टर से भी कंसिडर करने के लिए है। एग्जाम्पल के लिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है उसका मीडियम डेंसिटी और बल्क मॉड्यूलस ऑफ दैट मीडियम पे। 18 section 18.6.1 radar. Radar is an acronym for radio detection and ranging and is useful in many ways to us। तो जो रडार है वो स्टैंड करता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग पे और ये हम लोग के लिए बहुत ही अलग अलग तरीकों से यूजफुल है। Observation of atmospheric objects and phenomena like clouds, cyclones, rains, drops, etc. and prediction of weather, and it is first point। तो जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि हमारे क्लाउड्स होने वाले या फिर साइक्लोन्स होने वाले, रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश होने वाला, या फिर जो वेदर का पहले से ही प्रेडिक्शन करते हैं, पहले से भविष्यवाणी करते हैं, तो वो रडार हम लोग को यूजफुल है। हम लोग को उसमें हम लोग को रडार की हेल्प से पता चलता है। सेकंड पॉइंट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो जो हम लोग एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं वो भी रडार की हेल्प से करते हैं। थर्ड वन इज शिप नेविगेशन। तो शिप को जो नेविगेट करते हैं वो भी रडार की हेल्प से करते हैं। फोर्थ, इन मिलिट्री यूज अर्ली वार्निंग एंड फाइटर कंट्रोल रडार। तो मिलिट्री यूज में भी रडार को यूज किया जाता है, इसमें अर्ली वार्निंग दिया जाता है और फाइटर जो कंट्रोल रडार है उसे हम लोग भी रडार के ही यूज से करते हैं। रडार इज रेडियो वेव equivalent of sonar. In radar, a radio wave does the same job as sound wave in sonar। तो जो रडार है वो एक रेडियो वेव इक्विवेलेंट है सोनार के, और जो रडार है वो रेडियो वेव्स के जैसा सेम जॉब करता है जैसे कि साउंड वेव सोनार में वर्क करता है। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रडार सिस्टम आर। अब हम लोग देखेंगे कि रडार सिस्टम का बेसिक एलिमेंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट, अ पल्स सोर्स एंड अ ट्रांसमीटर विथ एन एरियल विच वुड इमिट रेडियो वेव्स। तो इसमें एक पल्स सोर्स होना चाहिए, एक ट्रांसमीटर होना चाहिए जिसके साथ एरियल इमिट रेडियो वेव्स का वो ट्रांसमिट कर सके। सेकेंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट विच वुड रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर सके। थर्ड, a receiver with an antenna and a display system like cathode ray tube, somewhat like a television or a computer
मॉनिटर। तो एक रिसीवर एंटीना के साथ होना चाहिए जिसमें डिस्प्ले सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि जो कैथोड रे ट्यूब है, तो उसे हम लोग एक मॉनिटर पे देख सके, जैसे कि टेलीविजन या फिर कंप्यूटर मॉनिटर पे। फिगर 18.8 shows a simple sketch of components of radar। तो जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है रडार जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका सिंपल स्केच कंपोनेंट बनाया गया है रडार का। Transmitter. The transmitter in a radar system generates and sends a radio wave. The radio waves go in all directions. If there is any object, the wave is reflected by it. There has to be a receiver to detect the reflected wave. The radio waves are electromagnetic radiation and travels at the velocity of light. It's obvious that the time gap between the outgoing radio wave and arrival of the reflected wave is very small. So, what is done is that as soon as a radio wave is emitted, the transmitter is switched off and the receiver is switched on. Thus, the reflected wave is not masked by the emitted wave, and even a weak reflected wave is not missed by the receiver. If after certain gap there is no reflection received, we can presume that there is no object within certain distance and we can switch off the receiver and switch on the transmitter. This process goes on was the case with sonar. This is called a pulsed transmitter. However, for detecting moving objects, one can use continuous wave transmitter. If an object is moving away, the frequency of the reflected wave will be lower than the transmitted wave. If the object is moving closer, the frequency will be higher for the reflected wave. This is called Doppler effect for sound. One can always adjust the receiver such that it doesn't receive the radio waves of the frequency emitted but receives the radio waves of lower or higher frequencies. Called Doppler radar, such radar can only detect a moving object because it can't receive the frequency at which a radio wave was transmitted, and only a moving object will change the frequency of the reflected wave. ट्रांसमीटर जो रडार सिस्टम में होता है वो जनरेट करता है और रेडियो वेव को सेंड करता है। रेडियो वेव्स सारे डायरेक्शंस में जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे जो वेव रिफ्लेक्ट करता है तो वो वापस आता है, एंड वहाँ पे एक रिसीवर होता है जो कि रिफ्लेक्टेड वेव को डिटेक्ट करता है। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे वर्क करता है और ये ट्रेवल करता है लाइट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और ये हमारे लिए ऑब्वियस है कि जो टाइम गैप है आउट गोइंग रेडियो वेव और अराइवल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव में वो बहुत ही कम होता है। और ये जो रेडियो वेव है जब एमिट होता है तो ये एज सुन एज पॉसिबल हमारे पास पहुंच जाता है, जो कि ट्रांसमिट किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है, या फिर जो रिसीवर उसको जब स्विच ऑन करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है उससे हम लोग मास्क नहीं करते हैं एमिटेड वेव के साथ। इवन जो वीक रिफ्लेक्टेड वेव है उसे भी ये जो रिसीवर है वो मिस नहीं करता। मीन्स जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है वो अगर किसी तरह से वीक हो गया तो उसे भी जो रिसीवर है उसको डिटेक्ट कर लेता है। आफ्टर कुछ गैप के बाद जो रिफ्लेक्शन है वो रिसीव नहीं होता है, तो हम लोग परज्यूम करते हैं कि वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है सर्टेन डिस्टेंस पर, और हम लोग उस रिसीवर को स्विच ऑफ कर देते हैं और जो ट्रांसमीटर से स्विच ऑन करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो सोनार के भी केस में होता है और इसे पल्स ट्रांसमीटर भी बोला जाता है। लेकिन जो डिटेक्टिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स है वो कॉन्टिन्यूस वेव ट्रांसमीटर के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दूर जा रहा है तो जो उसका फ्रिक्वेंसी होगा रिफ्लेक्टेड वेव का वो लोअर होगा ट्रांसमिटेड वेव के कंपैरिजन में। अगर ऑब्जेक्ट क्लोजर मूव कर रहा है मीन्स हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जो उसका फ्रिक्वेंसी होगा वो हायर होगा और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो भी हायर होगा, और इसे हम लोग डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड बोलते हैं। और इसे कोई एडजस्ट भी कर सकता है रिसीवर, जैसे कि ये जब हम लोग उसको रिसीव नहीं करते जो रेडियो वेव से फ्रिक्वेंसी का उसे हम लोग एडमिट कर देंगे, लेकिन जो रिसीव कर रहे हैं हम लोग रेडियो वेव्स वो लोअर या फिर हायर फ्रिक्वेंसीज का हम लोग कर सकते हैं और उसे हम लोग डॉपलर रडार बोलते हैं। जैसे कि जो रडार है वो सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को क्योंकि रिसीव नहीं कर सकता उसकी फ्रिक्वेंसी को, जो रेडियो वेव ट्रांसमिट किया जा रहा है, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो चेंज करेगा फ्रिक्वेंसी को रिफ्लेक्टेड वेव के अकॉर्डिंग। Radar is useful in air traffic control as it can see in the dark. Radar can monitor movement of clouds, detect raindrops. It can also detect presence of distant ships and big animals like whale in the sea. It can also be used to estimate the speed of the object approaching or moving away from us. It is used by weather scientists to track storms, tornadoes, and hurricanes. Space and Earth scientists make it using tracking satellites and also in mapping Earth's surface.
In fact, it is useful even in making auto open doors in shops or airports. This is because the wave will be reflected exists only if there is an obstacle in the way of emitted radio wave. तो रडार हम लोग के लिए बहुत ही अलग अलग वे में यूजफुल है, जैसे कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, हम लोग डार्क में भी रडार की हेल्प से देख सकते हैं। जो रडार है वो मॉनिटर मूवमेंट्स करता है, क्लाउड से मूवमेंट कर रहा है उसको वो मॉनिटर करता है, रेन ड्रॉप्स को वो डिटेक्ट करता है, और वो डिस्टेंट शिप्स मीन्स दूर में अगर कोई शिप जा रहा है तो उसे भी डिटेक्ट करता है रडार। और इवन वो बिग एनिमल्स जैसे कि वेल्स शी में प्रेजेंट है तो उसे भी वो डिटेक्ट करता है। हम लोग जो रडार को है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी वो एस्टिमेट करता है, जो कि हमसे जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितने दूरी पे मूव कर रहा है। और ये रडार जो है वो वेदर साइंटिस्ट के द्वारा भी यूज किए जाते हैं स्टॉर्म्स, टोर्नाडोज, हरिकेन्स को ट्रैक करने के लिए। स्पेस और जो अर्थ साइंटिस्ट है वो भी इसके यूज करते हैं सैटेलाइट्स को ट्रैक करने में, अर्थ सरफेस को मैप करने में। इनफैक्ट जो ऑटो ओपन डोर्स होते हैं शॉप्स और एयरपोर्ट्स पर, जो दरवाजा खुद से खुल जाते हैं, वो भी रडार की हेल्प से होते हैं, क्योंकि जो वेव है वो रिफ्लेक्ट करेगा तभी जब उसको सेंस होगा कि उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आया है, मीन्स कोई आगे में कुछ ऑब्जेक्ट है, तब वो रेडियो वेव उस चीज को डिटेक्ट करता है और जो हमारा डोर है वो खुद से ओपन हो जाता है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।